MDCAT 2025 सीरीज़ में जो PMC पेड टेस्ट का हमने सीक्वेंस शुरू किया है, इसमें वर्क इन एनर्जी की नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। और इसमें कोशिश यही होगी हमारी कि जो नेक्स्ट हमारे पास MCQs आएंगे उनमें पिछले MCQs की तरह सॉल्यूशन भी देखेंगे, और कोई अगर उसमें मिस्टेक है या कोई ऐसी टेक्निकल इशू है उसके रिलेटेड तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अपने इस सीरीज़ की जो वर्क एनर्जी चैप्टर की पिछली वीडियोस हैं उनका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं फ्रेश वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जूनियर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके स्टूडेंट्स को। 80 तक क्वेश्चन हमारे पास फाइनल हो गए थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ डबल्ड देन kinetic energy doubled, potential energy doubled, मोमेंटम एनर्जी डबल, एक्सेलरेशन इज डबल। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि चूँकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बनती है ½ mv², और मोमेंटम की इक्वेशन हमारे पास बनती है mv। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से जो कंक्लूजन हमारे पास आता है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, और मोमेंटम जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन ओनली द स्पीड, नॉट एनी अदर पावर। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं स्पीड को डबल करूँगा, ठीक है, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम v की जगह 2v लगाएंगे, या मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर 4 मीटर पर सेकंड है और उसकी जगह ये वैल्यू डबल हो जाए, 8 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किनेटिक एनर्जी अगर मैं v को डबल कर दूंगा, 2v लगाऊंगा, तो ओवरऑल इफेक्ट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किनेटिक एनर्जी के डबल का ऑप्शन जो है वो चेंज हो सकता है कि मिसाल के तौर पर ये इस तरह होता कि डबल के बजाय क्वाड्रपल कर दिया जाता, ठीक है। फिलहाल तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रपल कर दिया जाता, पोटेंशियल एनर्जी डबल, और डी ऑप्शन जो है फिर उसमें ए और सी को दोनों मेंशन किया जाता, ठीक है। तो तब फिर आपके पास एक नया क्वेश्चन वही होता, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है उनमें से फिर आप डी वाले ऑप्शन पे जाते हैं, और डी वाला ऑप्शन मैंने आपको मेंशन कर दिया कि इसमें फिर आपको ए और सी दोनों आपके सामने आते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82, और क्वेश्चन नंबर 82 किस चीज़ के बारे में है। टू फोर्सेज F1 5 न्यूटन, F2 15 न्यूटन आर वर्किंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ये दो फोर्सेज हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में अभी क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया भी था। तो इस केस में F1 आपके पास 5 न्यूटन है, F2 15 न्यूटन है। नेट फोर्स जो है वो हमारे पास 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जो हैं फोर्सेस वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। सो दे आर अप्लाइड लाइक दैट कि एक फोर्स मिसाल के तौर पर मैं इस तरफ ले लेता हूँ, इसको आप F1 ले लें, ये आपके दरमियान में ऑब्जेक्ट है, और दूसरी फोर्स जो है इधर है F2। सो अब नेट फोर्स जो है वो तो 10 न्यूटन है, और ज़ाहिर ये 10 न्यूटन जो है ये किसकी डायरेक्शन में होगा, F2 की डायरेक्शन में। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर है कि F1 की वजह से जो वर्क होगा, तो ज़ाहिर है F1 की वजह से तो यहाँ पर वर्क नहीं होगा, लेकिन F1 की डायरेक्शन के अपोजिट ये वर्क होगा, और इस वजह से ये वर्क जो है ये होगा नेगेटिव। तो वर्क का तो फार्मूला आपके पास है FD के बराबर। सो F आपके पास है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। सो ये तो आपके पास आ जाएगा 50 जूल्स। ये जो 50 जूल का वर्क है ये हमने कैलकुलेट किया है किसके लिए, एफ नेट के लिए। अगर मैं इसको टोटली डिवाइड कर दूं तो एक चीज़ हमारे पास आ सकती है कि F2 की वजह से जो वर्क होगा वो F15 इंटू 5 होगा, ठीक है, दैट विल बी 75 जूल्स। और F1 की वजह से जो वर्क होगा दैट विल बी 5 इंटू 5, दैट इज़ 25 जूल्स।
अब इसमें ये वाला जो फिगर है 75 जूल, यहाँ से 25 जूल जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास आंसर जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके मेंशन कर दिया है 50 जूल, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने नेट फोर्स की वजह से वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं की, बल्कि F1 की वजह से की है। तो F1 की वजह से जो वर्क होगा दैट विल बी 25 जूल्स, क्योंकि इसके मुकाबले में दूसरा फोर्स जो है वो बड़ा है तो उसका 75 जूल है, लेकिन इसकी वजह से जो वर्क होगा वो 25 है। अब यहाँ पर इन्होंने ये नेगेटिव साइन भी इस ऑप्शन बी में इनपुट किया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है ऑप्शन ए भी जो है इस लिहाज से ठीक लग रहा है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मैं इस ऑप्शन को पिक करता हूँ तो इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि F1 जो है उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ है और F2 की डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ है। क्योंकि राइट वाली डायरेक्शन को कन्वेंशनली हम पॉजिटिव, लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, तो इस लिहाज से यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक कमी है, ठीक है, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट जो है वो 25 जूल के साथ भी जा सकता है, -25 जूल के साथ भी जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह से ये 50 जूल वाला जो काम है ये भी आपके पास -50 जूल हो सकता है अगर नेट फोर्स में सिचुएशन ऐसी हो कि F2 तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि फॉरवर्ड राइट पे ले लिया और F1 मैंने लेफ़्ट पे ले लिया। अगर इसका मैं बिल्कुल उल्टा करता कि F1 राइट की तरफ होता और F2 लेफ़्ट की तरफ होता, तो उस वक्त तो जब हम नेट फोर्स की वैल्यू मालूम करते वो -10 न्यूटन होती और वर्क हमारे पास फिर +50 जूल के बजाय -50 जूल आता। तो इस सारे सिनेरियो में आपको इस चीज़ की समझ आनी चाहिए है कि किस मैकेनिज़्म का क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपके पास क्या होना चाहिए। सो मौजूदा सूरत हाल में क्योंकि एम्बिग्विटी है इस स्टेटमेंट में, तो ये 25 जूल भी हो सकता है, -25। ये जो इन्होंने -b का ऑप्शन ठीक किया हुआ है उसकी वजह जो है वो क्या होनी चाहिए है, वो ये होनी चाहिए है कि F1 जो है वो लेफ़्ट की तरफ हो और F2 राइट की तरफ हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो फिगर प्रोवाइड की जाए या फिर ये मेंशन किया जाए कि F1 लेफ़्ट पर है और F2 जो है वो राइट की तरफ है। आई होप सो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन 83 हमारे पास आ रहा है दैट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट वर्क डन। अभी मैंने इसी चीज़ पर हमारी बात हो रही थी कि ऐसे केस में नेगेटिव होगा, और क्यों नेगेटिव होगा ये भी आपको पता होना चाहिए है, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू एवरी कॉस थीटा, और थीटा अगर आपके पास 180 है सो कॉस 180 देगा आपको -1 और ये नेगेटिव वैल्यू होगी। वजह क्या है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के टोटली अपोजिट हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा दैट इज दी स्टेटमेंट क्या है, ब्लैंक स्पेस है, वर्क ऑन एन आर्बिट्ररी सिस्टम मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम, ठीक है। तो जाहिर है जब आप किसी सिस्टम पे काम करेंगे तो उसकी वजह से उसको एनर्जी मिलेगी, तो जाहिर है ये कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। और इसी चीज़ से फिर आपको जो वर्क एनर्जी थ्योरम मिलती है, ठीक है, वो भी यही चीज़ बताती है कि अगर आप किसी सिस्टम पे काम करेंगे तो उसकी वजह से एनर्जी में चेंजेस आएंगी, और जाहिर है अगर आप स्पेसिफिकली उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो ये डेल्टा ई जो है ये पॉजिटिव होगा, मतलब चेंज इन एनर्जी। और अगर ये नेगेटिव होगा वर्क तो उस वक्त चेंज इन एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये सिस्टम को एनर्जी जो देगी उसको इंक्रीज करेगी, ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन में आपके पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव होना चाहिए है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 123 टू Q214 अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, दिस वर्क डन बाय अ फोर्स इज। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है मुख्तलिफ न्यूमेरिकल डाटा के साथ, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ज़ाहिर है मुख्तलिफ वीडियोज़ देखते हैं। अगर किसी पुराने वीडियो में आप पिछली वीडियोज़ में आपने देख लिया तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो फिर उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि वर्क जो है वो आपके पास बराबर है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है आपके पास, 2I + J + K। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 123 पॉइंट से लेकर 214 तक। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिलेगी उसमें क्या करना होगा कि 2 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, ठीक है। इसी तरह से 2 से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 1I, ठीक है। 1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को तो ये आएगा -J, और जब हम 4 से
3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 1k, ये 1j। ठीक है, अब ज़रा गौर करें इस पर कि इनको मैं सॉल्व किस तरह करता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट है तो ज़ाहिर है यहाँ पर क्या होना चाहिए है कि i टू i, क्योंकि ज़ाहिर है i टू j या k टू j ये सारी वैल्यूज़ 0 के बराबर हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ i टू i मल्टीप्लाई करूँगा, 2 आ जाएगा, i डॉट i से 1, फिर उसके बाद j डॉट j से 1 और -1 जवाब आ जाएगा इस प्रोडक्ट से, k डॉट k से 1। और इस तरह अगर आप ये माइनस प्लस आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 2 जो जूल्स इसका आपके पास क्या होगा आंसर। सो दैट ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये स्केलर प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन जो है आप वर्क को सॉल्व करने के लिए आपके सामने आ सकती है। एक और भी मैं आपको रेफरेंस यहाँ पर दे देता हूँ कि पावर इज़ इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। आपको फोर्स और वेलोसिटी की भी वैल्यूज़ इस तरह से वेक्टोरियल फॉर्म में दी जा सकती हैं, तो उनका भी सोल्यूशन आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न से सॉल्व करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस बाय द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जाहिर है बेसिक डेफिनेशन है ये वर्क की, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, 2 masses 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitude of their momenta is। तो किनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर लेकर आया हूँ। और अगर मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ कि p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2m/ke, तो p आ जाता है 2m/ke का टोटल स्क्वायर रूट। अब हम करते हैं क्या कि P1/P2 हमारे पास बराबर है 2m1/ke1 और P2 बराबर है 2m2/ke2। कंडीशन के मुताबिक क्या है कि इक्वल किनेटिक एनर्जीज हैं, सो ke1 और ke2 दोनों बराबर हैं, सो दे विल बी कैंसल आउट। ठीक है, 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, सो P1/P2 विल बी इक्वल टू m1/m2 होल अंडर द रूट है। अब m1 क्या है, 1 है, और m2 क्या है, 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो ये रेशो आपके पास क्या आएगी 1:2। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, समझ आनी चाहिए आपको, प्रैक्टिस करें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, जूल, न्यूटन, वॉट, न्यूटन, नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, जूल है। लेकिन यहाँ पर एक और भी मैं आपको बात बता दूँ कि अगर आपके पास ऑप्शंस हो इस तरह से कि ए हो जूल, बी हो जूल, सी हो न्यूटन मीटर और डी हो नन ऑफ दीज, या इस डी की जगह लिख दिया जाए बोथ ए एंड बी, या ये मेंशन कर दिया जाए ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जहन में रखें कि यहाँ पर करेक्ट जो यूनिट है ना वो ये है, क्योंकि ये सही तरीके से लिखा गया है। इसमें जे को कैपिटल यूज़ किया गया है, ये गलत तरीके से लिखा गया है। न्यूटन मीटर जूल के इक्विवेलेंट है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है उसका। ऐसा यूनिट जब भी होगा वो या तो स्मॉल जूल के जे के साथ पूरी स्पेल लिखी जाएगी, या अगर सिंबल यूज़ करेंगे तो सिर्फ कैपिटल जे। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। Question number 89, if a porter is carrying a load and waiting for arrival of train, then work done by the porter is 0। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, आप किसी को कोई लोड पकड़ा देते हैं, ठीक है, और वो उसको एक स्पेसिफिक हाइट तक पकड़े रखता है, लेट्स से 5 मिनट तक। तो चाहे वो 5 मिनट तक पकड़े रखेगा या 30 मिनट तक पकड़े रखेगा, थकावट तो उसको होगी, लेकिन उसका वर्क जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों? इस केस में हम जब साइंटिफिकली वर्क को डिफाइन करेंगे तो उससे क्या होना चाहिए है कि वर्क से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए है। इस केस में चूंकि वो नहीं हो रही, तो आपके पास वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगला क्वेश्चन है दैट अ मैन पुशेज अ बॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट, ही डज
नो वर्क एट ऑल। ये बिल्कुल उसकी दूसरी एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वर्क आपके पास बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब या तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, फोर्स नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तब भी आपके पास वर्क नहीं होगा। तो वो क्या कह रहा है कि फेल टू डिस्प्लेस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो है सो डेट मीन्स कि आपके पास वर्क की वैल्यू भी क्या होगी? ज़ीरो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको और भी क्लियर कर दूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि ना तो फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है, और ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो, बट स्टिल वर्क ज़ीरो हो, तो ये हमेशा याद रखें कि ऐसी सिचुएशन में थीटा जो है वो कौन सा है? 90 डिग्री। एट विच एंगल वर्क डन इज मैक्सिमम। यहाँ पर दूसरी अगेन इसकी सिंपल कंडीशन हमारे पास आ गई, एफ डी कॉस थीटा। ये थीटा की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो कॉस ज़ीरो जो है दैट विल बी 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ डी। इसके अलावा थीटा की वैल्यू अगर कोई भी है अदर देन ज़ीरो, तो ये जो कॉस थीटा वाला फैक्टर है दैट विल बी लेस देन 1। और जब ये लेस देन 1 नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा एफ डी से, तो ये इसको क्या करता जाएगा? लेस करता जाएगा। तो इस वजह से द ओनली केस व्हेन द वर्क इज मैक्सिमम इट इज इक्वल टू एफ डी, व्हेन द कॉस थीटा गिव्स यू 1 और थीटा की वैल्यू उस वक्त क्या हो? ज़ीरो हो। A charge of 2 kilocoulomb placed in an electric field of 10 Newton per coulomb, what will be the work done in moving a charge a distance of 5 मीटर? ठीक है, तो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन पर कूलम है, चार्ज की वैल्यू जो है वो 2 कूलम है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर है। तो आप देखें यहाँ इन दोनों से आपको कौन सी चीज़ मिल सकती है? फोर्स। वाई? बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। सो क्यू आपके पास 2 है, ये 10 हो जाएगा, दैट विल बी 20 न्यूटन, ठीक है, और ये इसके यूनिट्स भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 का कूलम है और ये कूलम इन्वर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट कूलम आएगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये 20 न्यूटन फोर्स हो जाएगी, और जब आप इसका वर्क मालूम करेंगे सो 20 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मीटर से एंड यू विल गेट हाउ मच जूल्स? 100 जूल्स। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड in horizontal direction and distance traveled in the direction of the force is 2 meter, then the work done is। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 न्यूटन फोर्स है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, ज़ाहिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन ये है, और इस वक्त आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू चूँकि थीटा ज़ीरो है, सो कॉस थीटा या कॉस ज़ीरो जो है वो 1 के बराबर आ रहा है, so we will get the maximum work। Area of force displacement curve gives the information about work। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये लेट्स से डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, फोर्स एक्सिस, ये मिसाल के तौर पर ये कांस्टेंट फोर्स का कर्व मैं बताता हूँ। कांस्टेंट फोर्स मैं क्यों कह रहा हूँ इसको? क्योंकि ये मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट्स के मार्क्स मैंने लगाए हुए हैं, और हर एक मार्क के लिए फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, एरिया मालूम करना चाहता हूँ, एरिया अंडर दी कर्व, तो इसमें क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसमें ये वाली साइड जो है ये फोर्स है, ये वाली साइड डी है, इन दोनों का ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में एफ और डी को मल्टीप्लाई करें तो आपको ज़ाहिर है क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। अ क्यूबिक वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, द मिनिमम वर्क डन इन टेकिंग वाटर आउट इज। तो यहाँ पर ये एक क्यूब हम कंसिडर कर लेते हैं, और इसकी एक साइज़ की जो साइज़ है वो है 1 मीटर, ठीक है। ये इसका बिल्कुल आप सेंटर ऑफ मास ले लें यहाँ पर, और सेंटर ऑफ मास से जो ग्राउंड सरफेस तक इसके बॉटम तक एरिया है वो 1/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 1 मीटर है। अच्छा, अब जो पानी को निकालना है यहाँ से, सो पानी उसकी वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है दैट इज़ 1 क्यूबिक मीटर। सो डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब, ये कैंसिल। सो m विल बी इक्वल टू 1000
किलोग्राम। ठीक है, अब जो पानी हमने निकालना है तो वो ज़ाहिर है किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू वर्क इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ज़ाहिर है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो होगी वो ज़ीरो होगी, तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो मालूम कर लें, mgh। ठीक है, जो हाइट है वो सेंटर ऑफ मैस से पानी की है वो 1/2 मीटर है। सो मैस की वैल्यू आप लगा लें यहाँ पर, दैट इज़ 1000। जी की वैल्यू आप 10 लगा लें यहाँ पर, और एच की वैल्यू 1/2। तो ये आपके पास 2 5 10 हो जाएगा, और आपके पास जो जवाब आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5000 जूल्स। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, ये इन्होंने दिया हुआ है लेकिन ये गलत है। सो ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाएगा 5000 जूल्स। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आसानी से समझ आने वाला नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के बाकी क्वेश्चंस को भी आसानी से आप समझ सकते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर के प्रॉब्लम्स में फिर आपको आसानी होगी। ये भी बिल्कुल ये उसी चीज़ की रिपीटेशन आई हुई है। ठीक है, मेरे ख्याल में टाइपोग्राफिक इशू है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ठीक है, अब ये वाला जो वो क्वेश्चन है ये बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो दो वेक्टर्स हैं उनकी परपेंडिकुलरिटी का चेक करने का तरीका क्या है। अगर आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ का नहीं पता तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है, लाइक दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसमें आप देखें कि अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट निकालता हूँ, और इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट, कोई इतनी लंबी वो कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं ए को फर्स्ट ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ज़रा चेक करें कि इससे पहला ऑप्शन आ जाएगा 2, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा +3, चौथा ऑप्शन आ जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा 4। तो ये तो 0 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे के पर आ जाएं, ये आ जाएगा 4 2s are 8, 3 3s are 9, और 4 2s are 8। तो ये भी 9 के बराबर, ये भी 0 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद आप आए तीसरे की तरफ, 2 को i से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी इक्वल टू 2। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें, -9, और 4 को k से मल्टीप्लाई करें, ये भी आपके पास नॉन ज़ीरो आ रहा है। और तीसरे की तरफ आ जाएं, इसकी तरफ, तो आप देखें कि i को 2 से मल्टीप्लाई करें सो ये 2 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें विद नेगेटिव साइन तो ये -8, और इससे आपके पास रिजल्ट 0 आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू दैट 2i + 3j + 4k। ठीक है, 98 क्वेश्चन है, वर्क हैज़ डायमेंशन एज दैट ऑफ टॉर्क, मोमेंटम, पावर, एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ वर्क के डायमेंशंस जो हैं वो आपको कैसे पता चलती हैं। अगर आपको यूनिट याद है न्यूटन मीटर, तो आप इसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। न्यूटन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन लिख लें, किलोग्राम के लिए m, एल के मीटर के लिए l स्क्वायर, और t के लिए सेकंड के लिए -2। ये अब ये चीज़ जो है ये क्योंकि न्यूटन मीटर टॉर्क का भी यूनिट है तो उसमें भी आएगी। बल्कि मैं और भी आपको बता दूं, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं वो आपके पास एक ही जिस्म के आएंगे, दैट इज ml² t-2। क्वेश्चन नंबर 99, when a force is parallel to the direction of motion of the body then work is the maximum, again theta is equal to 0, cos 0 की वैल्यू आपके पास होगी 1, और वर्क जो होगा वो आपके पास FD cos थीटा होता है, इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1, तो आपके पास वर्क की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 100, अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इन्होंने दिया हुआ है बट दैट इज 10 न्यूटन पर मीटर, इज स्ट्रेच टू 5 मीटर, व्हाट विल बी द वर्क डन। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये बेसिकली इस चैप्टर का भी बन सकता है और ऑसिलेशन वाले चैप्टर में भी। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये वर्क जो इसके स्ट्रेचिंग से हो रहा है ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और वो किसकी, और वो वैल्यू क्या है, हाफ के x0², जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप इसमें वैल्यूज़ लगा दें, हाफ के की वैल्यू है 10, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये नहीं है,
और 5 डिस्प्लेसमेंट है। सो 2 5s are 10, ठीक है। और इस 5 का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, तो 5 इंटू 25 आपके पास आपका जवाब आएगा 125 जूल्स। ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास that if force is 4i minus 2j and displacement is 3i plus 4j, the work done will be, again वही पर प्रोसीजर है सॉल्यूशन का, वर्क इज इक्वल टू f डॉट डी 4i माइनस 2j और 3i प्लस 4j। तो इनका प्रोडक्ट ले लें, ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 i डॉट i 1 आ जाएगा, और 2j को 4j से मल्टीप्लाई कर लें, सो 2 2s are 4 माइनस 8, तो ये आपके पास जवाब आएगा फाइनल 4। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 102, a field in which work done is in a moving in a boundary along the closed path is 0 called conservative field, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन किसी सिस्टम के अंदर फील्ड में 0 है तो वो कंजर्वेटिव फील्ड है। और एक दूसरी भी चीज़ इसके रिलेटिव में आप रिलेशन में आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में वर्क जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। अगर ये भी कहा जाए कि किसी फील्ड में जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट है, जो पाथ उसको जिस पाथ को फॉलो किया जा रहा है, तो उसका भी ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, कंजर्वेटिव फील्ड। 103, a man move a roller through a distance of 20 meter, 10 Newton of applied force is inclined at 60 degree, the direction of motion, what will be the work done by the man? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एफ डी कॉस थीटा, एफ की वैल्यू है 10, डिस्प्लेसमेंट है 20 और एंगल है 60 डिग्री। तो कॉस 60 होगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा 200 एंड दैट विल बी हाफ 100 जूल्स, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यही पॉइंट अगर ये 60 डिग्री के बजाय 0 डिग्री होता तो आपके पास जवाब कितना हो जाता, 200 जूल। ये आपको लेफ्ट राइट में क्वेश्चंस की आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए है कि थोड़ी बहुत चेंजेस से फिर वो किस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अगेन, ये ऑलरेडी हमारे पिछले लेक्चर में हो चुका है, कल वाला जो हमने लेक्चर अपलोड किया था, ठीक है, पार्ट 4 जो है, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन, ठीक है। जाहिर फ्रिक्शन में ना तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, या वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। तो फिर आपको ये जो ऑप्शन है ये नॉन कंजर्वेटिव होगा, ठीक है, और वो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं कोई मेरे ख्याल में 134 तक क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे जो बाकी तकरीबन कोई 29 को क्वेश्चंस हैं वो लास्ट पोर्शन में करेंगे। इस चैप्टर के थोड़े से पार्ट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदा है, एक वीडियो में आपको तकरीबन 15 20 30 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इंसान बोर भी नहीं होता और आसानी से उसको कवर भी कर लेता है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम पसंद आता है आपको, तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ और जूनियर्स के साथ शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।